वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भूगोल। हमारा जो जियोग्राफी विषय है उसके 50 अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार परीक्षाओं में आए हुए हैं और सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं। और दोस्तों जो हमने प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं एक से अधिक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसा कि चैनल पर नए हो तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दें। चलिए पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। तो पहला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष में किया गया था। तो जो हमारी दोस्तों अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है उसका निर्धारण किस वर्ष हुआ था। तो पहला ऑप्शन है हमारा 1955 में, दूसरा है 1896 में, तीसरा है हमारा 1997 में और फोर्थ ऑप्शन है 1884 में। तो करेक्ट आंसर है 1884 में। तो जो हमारी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसका निर्धारण किस वर्ष में हुआ था, तो वो हुआ था 1894 में, यानी ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का प्रामाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। यानी दोस्तों जो भारत में हमारा टाइम चलता है वो किस स्थान से हम निश्चित करते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा मुंबई से, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली से, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद से और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इलाहाबाद से। दोस्तों इलाहाबाद के निकट नैनी नामक जगह है जहां से हम हमारा जो प्रामाणिक समय है वो निकालते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर है इलाहाबाद शहर। और इलाहाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो कर दिया है प्रयागराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। तो दोस्तों जो हमारा भूपृष्ठ है उसका कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका हुआ है। तो पहला ऑप्शन है 80%, दूसरा ऑप्शन है हमारा 75%, तीसरा ऑप्शन है 95% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 68%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सेकंड 75%। तो दोस्तों जो हमारा 75% भूपृष्ठ है वो किस चट्टानों से घिरा हुआ है, तो अवसादी शैलों से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 75%। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए कोयला, क्योंकि कोयले का हम लगातार उपयोग करते हैं बिजली बनाने में और बहुत सारे प्रोजेक्ट में। तो कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है परद्दा चट्टान में, दूसरा है आग्नेय चट्टान में, तीसरा ऑप्शन है अजैव चट्टान में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका परतदार चट्टानों में। तो जो कोयला होता है दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो हमारा परतदार चट्टानें जो होती हैं उनमें पाया जाता है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। क्या है, तो रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेनाइट, दूसरा है स्लेट, तीसरा है संगमरमर और फोर्थ है हमारा स्फटिक। तो करेक्ट आंसर है इसका ग्रेनाइट। क्या है ग्रेनाइट, तो जो हमारा ग्रेनाइट होता है दोस्तों ये क्या है, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है। बाकी स्लेट, संगमरमर और स्फटिक ये क्या है, तो ये तीनों हमारी रूपांतरित चट्टान है और ग्रेनाइट रूपांतरित चट्टान नहीं है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शेल है। अभी हम दोस्तों रूपांतरित की बात कर रहे हैं कायांतरित शेल की। तो निम्नलिखित में से कौन कायांतरित शेल है। तो पहला ऑप्शन है हमारा ग्रेनाइट, दूसरा है स्लेट, तीसरा ऑप्शन है हमारा संगमरमर और फोर्थ है स्फटिक। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन तीसरा संगमरमर। तो कायांतरित शेल कौन सी दोस्तों, तो हमारा संगमरमर है। और उत्तर भारत में प्रसिद्ध संगमरमर की इमारत है, प्लीज कमेंट में बताइए कौन सी है वो। और उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी घोषित कर रखा है, यूनेस्को की साइट भी है। और बताइए उत्तर भारत की प्रसिद्ध इमारत जो कि संगमरमर पत्थर से बनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम जापान में, दूसरा है हमारा नेपाल में, तीसरा है चीन में और फोर्थ है हमारा भारत में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा नेपाल। तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हमारा माउंट एवरेस्ट चोटी है हिमालय पहाड़ की, जो कि किस देश में है माउंट एवरेस्ट, तो हमारे नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 8,848 मीटर, कितनी 8,848 मीटर है। और इसको हम भारत में क्या बोलते हैं, तो माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। और जो नेपाल है वहाँ क्या बोलते हैं, तो नेपाल में इसको सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सागर माथा। और जो तिब्बत या चीन का क्षेत्र है वहाँ पर इसको बोलते हैं लोमू चंगमा। क्या बोलते हैं, लोमू चंगमा। तो भारत में माउंट एवरेस्ट और नेपाल में सागर माथा। और अच्छा पहले दोस्तों बचपन में हम अधिकतर जो माउंट एवरेस्ट है उसको भारत का हिस्सा समझते थे। तो क्या आप भी उसको भारत का हिस्सा पहले समझते थे, लेकिन बाद में जब हम पढ़ने लगे तो ज्ञात हुआ कि नहीं, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं जबकि हमारे पड़ोसी नेपाल देश में है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यानी दोस्तों विश्व की सबसे लंबी
पर्वत श्रृंखला है ये। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम एंडीज, दूसरा है अलास्का, तीसरा है हमारा हिमालय और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है एंडीज। दोस्तों जो एंडीज पर्वतमाला है हमारी, वो विश्व की सबसे बड़ी या सबसे लंबी पर्वतमाला है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंडीज पर्वत। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम किलायू, दूसरा है फ्यूजियाम, तीसरा है हमारा कोटापेक्सी और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 किलायू। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों? तो हमारा है किलायू। कौन सा? किलायू। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 ज्वालामुखी किलायू। अच्छा दोस्तों, ज्वालामुखी के बारे में आप समझते होंगे कि ज्वालामुखी क्या होता है। अगला प्रश्न है, कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों कोटापेक्सी भी एक ज्वालामुखी है। तो इसका देश पूछ रहा है कि कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है। तो पहला है हमारा न्यूजीलैंड देश में, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया में, तीसरा है हमारा कनाडा में और फोर्थ है हमारा इक्वाडोर में। तो करेक्ट आंसर है इस प्रश्न में इक्वाडोर में। दोस्तों तो जो कोटापेक्सी नाम का ज्वालामुखी है वो किस देश में पड़ता है? तो वो हमारे इक्वाडोर में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 इक्वाडोर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी है? जो दोस्तों हमारा एटमॉस्फेयर है इसमें नाइट्रोजन कितनी है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन बोल रहा है 30%, दूसरा है 80%, तीसरा 78% और फोर्थ ऑप्शन हमारा 50%। तो आप सभी को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है? तो होता है हमारा 78%, यानी कि 78% दोस्तों क्या है? तो हमारा नाइट्रोजन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा 78%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो दोस्तों अक्रिय गैस पूछा है, थोड़ा सा आप प्रश्न पर ध्यान दें कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है। तो पहला देखते हैं हम क्रिप्टान, दूसरा है हमारा हीलियम, तीसरा है हमारा आर्गन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा नियान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा यानी कि आर्गन। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो करेक्ट आंसर दोस्तों आर्गन गैस है। और ये किस प्रकार की गैस है? तो अक्रिय गैस है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें, सिर्फ गैस पूछे तो हमारा जवाब दूसरा होगा, लेकिन अक्रिय गैस पूछा है तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा आर्गन गैस। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन, तीसरा है हमारा ऑक्सीजन और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन 1 नाइट्रोजन मिलती है। कौन सी मिलती है? तो नाइट्रोजन मिलती है। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन 1 रहेगा। और ध्यान रखें आप, यहाँ सिर्फ हमने गैस पूछा है, अगर अक्रिय गैस पूछे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या रहता? आर्गन। लेकिन सिर्फ गैस पूछा है तो क्या रहेगा? नाइट्रोजन। और टोटल कितने रहती है? तो 78%। तो ये भी आप याद रखें कि 78% हमारी नाइट्रोजन रहती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो जो हमारा वायुमंडल है इसका सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो देखते हैं। पहला है हमारा नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है जलवाष्प, तीसरा है हमारा ऑक्सीजन और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन दूसरा जलवाष्प। तो वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है? तो तत्व है हमारा जलवाष्प। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोयस पठार कहाँ पर स्थित है? जो दोस्तों लोयस नाम का पठार है ये किस देश में पड़ता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा भारत में, दूसरा है जापान में, तीसरा है हमारा रूस में और फोर्थ है हमारा चीन में। कहाँ पर? चीन में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 चीन में। तो जो लोयस पठार है दोस्तों ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये हमारे चीन देश में पड़ता है, जो कि हमारा पड़ोसी देश है चीन। चलिए सबकी राजधानी देख लेते हैं हम। तो भारत की राजधानी हो जाएगी हमारी नई दिल्ली, जापान की राजधानी है हमारी टोक्यो और रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को, जो कि यूरोप महाद्वीप में पड़ती है। और चीन की राजधानी क्या हो जाएगी? तो चीन की राजधानी हो जाएगी दोस्तों हमारी बीजिंग। क्या है? बीजिंग। तो सबकी हमने राजधानी देख ली। चलिए लोयस का पठार कहाँ पर है? तो ये हमारे चीन देश में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो जो हमारा वायुमंडल है इसका कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है? तो पहला ऑप्शन हमारा 30%, दूसरा है 65%, तीसरा ऑप्शन हमारा 88% और फोर्थ है हमारा 97 यानी कि 97%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 97%। तो पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक है दोस्तों? तो वो हो जाएगा हमारा 97%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न है मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? तो दोस्तों जो मेघ गरजते हैं, हमारे बादल गरजते हैं, वो वायुमंडल के किस परत में होते हैं? तो पहला है हमारा ओजोन मंडल, दूसरा है शोभ मंडल, तीसरा है हमारा समताप मंडल और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन दूसरा शोभ मंडल में। तो ये शोम लिखा गया है, शोभ जबकि है, तो जो हमारा शोभ मंडल होता है वहां पर क्या होता है? मेघ गर्जन होता है, बादल का गरजना, बिजली का चमकना, ये सब कहाँ होता है दोस्तों? तो ये हमारे शोभ मंडल में होता है। तो ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बादल गरजना और बिजली का चमकना दोनों ही क्रियाएं हमारी कहाँ होती है? तो ये शोभ मंडल परत में होती है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो पहला ऑप्शन हमारा आर्गन, दूसरा है ओजोन, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है हमारा हाइड्रोजन। तो करेक्ट आंसर दोस्तों ओजोन, जिसका फार्मूला क्या है? O3। तो जो हमारी ओजोन गैस है ये सूर्य से आने वाली तीव्र किरणें, जिनको हम अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें कहते हैं, तो उनसे हमें झुलसने में मदद करती है, ताकि इससे हमारी हेल्थ वगैरह बची रहती है, हमारा स्वास्थ्य काफी ठीक रहता है। वरना अगर डायरेक्ट दोस्तों हमारा ऊपर अल्ट्रावायलेट किरणें पड़ेगी सूर्य की, तो हमें कैंसर आदि रोग हो जाएंगे। तो उन सबसे बचाने के लिए हमें कौन सी गैस सहायता करती है? तो करती है हमारी ओजोन गैस। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ओजोन का फार्मूला क्या है? तो वो है हमारा O3। तो आप ये भी याद रखें, कभी प्रश्न में ऐसे ऑप्शन में सिर्फ ओजोन लिख के ओजोन की जगह O3 लिखा हुआ जाए तो वो हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ कि सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो हमारी वन एंड ओनली ओजोन गैस हमारी रक्षा करती है। अगला प्रश्न है हमारा शांत पेटी किस रेखा की दोनों ओर पाई जाती है? दोस्तों जो शांत पेटी है वो हमारी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कर्क रेखा, दूसरा है भूमध्य रेखा, तीसरा है हमारा मकर रेखा और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन दूसरा भूमध्य रेखा। तो जो दोस्तों हमारी भूमध्य रेखा है, जो धरती को या हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, कृत्रिम लाइन है, हालांकि इंसानों द्वारा खींची गई है। तो भूमध्य रेखा है, इसके दोनों ओर शांत पेटियां पाई जाती हैं। तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा भूमध्य रेखा। साथ दोस्तों बने रहे आप हमारे साथ, टोटल 50 प्रश्न है, सारे ही आपको अटेम्प्ट करना है और वीडियो पूरा देखना है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा नंबर बढ़ता है तो फिर मोटिवेशन भी बढ़ता है, फिर हम आपके लिए और अच्छे वीडियो लेकर आएंगे। चलिए अगला देखते हैं हम, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसको हम प्रकृति का क्या बोलते हैं? सुरक्षा वाल्व। तो पहला ऑप्शन है हमारा ज्वालामुखी, दूसरा है ओजोन गैस, तीसरा है हमारा भूकंप और फोर्थ है हमारा नदियां। तो करेक्ट आंसर है ज्वालामुखी। तो दोस्तों ज्वालामुखी को हम क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं हम सुरक्षा का वाल्व। यानी दोस्तों पृथ्वी में अगर कुछ भी भूगर्भिक हलचल होती है और लावा वगैरह बन जाता है, तो फिर पृथ्वी को फोड़ करके आ जाता है, बाहर आ जाता है, ज्वालामुखी बन जाती है। तो कुछ इस प्रकार से ज्वालामुखी उद्गार होता है और फिर उसमें आसपास राख के बड़े बड़े ढेर हो जाते हैं। तो दोस्तों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व हम किसको बोलते हैं? तो ज्वालामुखी को बोलते हैं। अच्छा दोस्तों, जो पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी फटता है और जब जो निकलता है, जो पदार्थ निकलता है, तो जब गर्म रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लावा। जब वो पदार्थ गर्म रहता है तो वो लावा कहलाता है। जैसे ही वो ठंडा हो जाता है और जम जाता है तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, लावा और मैग्मा में आप अंतर समझें। गर्म पदार्थ जो ज्वालामुखी से निकलता है वो कहलाता है लावा, और जब वो लावा ठंडा हो जाता है तो क्या कहलाता है? तो कहलाता है मैग्मा। तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किसे कहा गया है? तो ज्वालामुखी को कहा गया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटापेक्सी कहाँ पर स्थित है? तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? तो वो है हमारा कोटापेक्सी। तो ये पर कहाँ पर स्थित है? तो पहला है हमारा भारत देश में, दूसरा है हमारे जापान में, तीसरा ऑप्शन है हमारा जर्मनी में और फोर्थ है हमारा इक्वाडोर में। कहाँ पर? इक्वाडोर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत जो कि कोटापेक्सी है, ये कहाँ पर है? तो ये हमारे इक्वाडोर देश में पड़ता है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? यानी दोस्तों वलित पर्वत यानी जिसका अभी निर्माण चल रहा है, वो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, जिसको हम नवीन वलित पर्वत भी बोल देते हैं। तो निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत है? तो पहला है हमारा नीलगिरी, दूसरा है हमारा हिमालय, तीसरा है हमारा सतपुड़ा और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन दूसरा है हिमालय। तो जो हिमालय है ये हमारा एक नवीन वलित पर्वत है, इसकी लगातार हाइट बढ़ती जा रही है। बाकी नीलगिरी और सतपुड़ा वगैरह ये काफी पर्वत पुराने हो गए हैं, ये अब लगातार घिस रहे हैं, यानी कि खत्म हो रहे हैं। लेकिन जो हमारा हिमालय है ये लगातार नया बन रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। तो नवीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो हमारा हिमालय है। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
तीसरा अगला प्रश्न है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो जो हमारे पठारी क्षेत्र होते हैं वहां पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। तो पहला ऑप्शन हमारा 4%, दूसरा ऑप्शन है 6%, तीसरा है 9% और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 50%। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ऑप्शन तीसरा 9%। कितना? 9%। तो पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो करती है हमारी 9%। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं। जो भूकंप आता है उसमें धरातलीय तरंगे होती हैं। तो पहला उनको हम प्राथमिक तरंगे, दूसरा है गौण तरंगे, तीसरा है हमारा एल तरंगे और फोर्थ ऑप्शन है प्राथमिक और गौण तरंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा एल तरंगे। तो जो भूकंप में धरातलीय तरंगे होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको एल तरंगे बोलते हैं। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, यानी जिसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है, बिल्कुल नवीन है वो। तो पहला है हमारा ऑप्शन है अपलेशियन, दूसरा है हमारा सतपुड़ा, तीसरा है यूराल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा राकीज पर्वतमाला। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा यूराल। तो नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है, तो वो है हमारी यूराल पर्वतमाला, जो कि एशिया और यूरोप को अलग कर देती है, यूराल पर्वतमाला। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, यानी दोस्तों जो हमारा हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो पहला है हमारा गोदावरी से, दूसरा है हमारा टेथिस से, तीसरा है हमारा शिवालिक से और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों टेथिस। तो क्या है, जो हमारी टेथिस नाम की भूसन्नति थी उससे हमारे हिमालय का उत्पत्ति हुई है। आपने जियोग्राफी का बेसिक सिद्धांत पढ़ी रखा होगा कि पेंथल ऐसा था, उसके ऊपर टेथिस था, फिर दोनों में विभाजन हो गया, पूरी स्टोरी आपने पढ़ी रखी होगी। तो हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है, तो हमारे टेथिस सागर से हुई है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में है। तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखें विसुवियस। तो हमारा विसुवियस ज्वालामुखी है, यह किस देश में है। तो पहला है हमारा इंडोनेशिया देश में, दूसरा है हमारे मैक्सिको में, तीसरा है इटली में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा कीनिया में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा इटली में। तो विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में पड़ता है दोस्तों, तो हमारे इटली देश में पड़ता है और इटली की राजधानी क्या है, तो है रोम। क्या है, रोम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा इटली। अगला देखते हैं हम, माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का हिस्सा है। तो दोस्तों जो हमारा माउंट एरेबस है, एरेबस ये ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है। तो पहला है हमारा अंटार्कटिका में, दूसरा है हमारा अफ्रीका में, तीसरा है एशिया में और फोर्थ हो जाएगा यूरोप में। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन एक अंटार्कटिका में। तो जो माउंट एरेबस ज्वालामुखी है ये हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में पड़ता है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों पृथ्वी पर कितने 7 तो हमारे महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। क्या है, 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तो आप ये भी याद रखें, माउंट एरेबस ज्वालामुखी उसमें से कहाँ पड़ता है, तो वो पड़ता है हमारे अंटार्कटिका महाद्वीप में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। तो जो हमारी जो ओजोन गैस है वो वायुमंडल में सर्वाधिक कहाँ पर है। तो पहला है हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में, दूसरा है हमारा ट्रोपोस्फीयर में, तीसरा है हमारा मेसोस्फीयर में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक स्ट्रेटोस्फीयर में। तो जो सर्वाधिक हमारी ओजोन पाई जाती है वो कहाँ पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो समताप मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। तो कभी प्रश्न में इंग्लिश में ऑप्शन नहीं आके हिंदी में आ जाए तो लिखा हो जाए समताप मंडल, तो आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा, वो भी हमारा सही रहने वाला है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर पाई जाती है, तो समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत का नाम विदित है। यानी दोस्तों जो हमारी पृथ्वी की सतह सरफेस है उससे सबसे ऊंची हमारी वायुमंडलीय परत कौन सी है। तो पहला है हमारा समताप मंडल या समतल मंडल, दूसरा है हमारा शोभ मंडल, तीसरा है हमारा आयन मंडल और फोर्थ है हमारा बहिर्मंडल। क्या है, बहिर्मंडल। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन तीसरा आयन मंडल। तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर कौन सी परत है, तो वो है हमारी आयन मंडल। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। तो जो दीर्घ रेडियो तरंगे हैं वो हमारी पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित हो जाती हैं। तो पहला है आयन मंडल से, दूसरा है हमारा शोभ मंडल से, तीसरा है समताप मंडल से और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा ये सभी
तो करेक्ट आंसर है आयन मंडल से। तो जो हमारा आयन मंडल है, जो कि पृथ्वी की सबसे भारी परत है, यहाँ से हमारी दीर्घ रेडियो तरंगें क्या हो जाती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। ऑप्शन एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयन मंडल। अगला प्रश्न है, संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? कौन से? तो जो हमारा संचार उपग्रह, जिनको हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी बोल देते हैं, तो ये किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होते हैं? तो पहला करेक्ट ऑप्शन है हमारा शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है आयन मंडल और फोर्थ है हमारा शोभ मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, आयन मंडल। यानी दोस्तों जो हमारी संचार उपग्रह होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनको काफी ऊंचाई पर हम छोड़ते हैं, लगभग पृथ्वी से इनको 400 किलोमीटर ऊपर हम ऊंचाई में छोड़ते हैं। कहाँ पर? समताप मंडल में। फिर वहीं से अपना काम करती है सारा। तो संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित होती है? तो ये आयन मंडल में स्थित होती है। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में जल वाष्प की कुल मात्रा का 90% विद्यमान रहता है? तो जो हमारा वायुमंडल में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो हमारा जल वाष्प पाया जाता है। तो इसकी जो कुल मात्रा है 90%, वो किस भाग में विद्यमान रहती है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं शोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है हमारा फिर से शोभ मंडल और फोर्थ है हमारा ओजोन मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा, शोभ मंडल में। कहाँ पर? तो जो हमारा जल वाष्प होती है, इसका 90% किस मंडल में रहता है? तो हमारे शोभ मंडल में रहता है। तो ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा तीसरा है ना, शोभ मंडल। ऑप्शन तीसरा शोभ मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य वायुदाब पाया जाता है? तो दोस्तों जो हमारा नॉर्मल प्रेशर होता है वायुदाब, ये कहाँ पर पाया जाता है? तो पहला है रेगिस्तान में, दूसरा ऑप्शन है पर्वतों पर, तीसरा है हमारा सागर तल में और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सागर तल में। तो सामान्य वायुदाब कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारे सागर तल में पाया जाता है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है? दोस्तों जो हमारा वायुदाब होता है, उसमें अचानक आने वाली कमी किसकी सूचक होती है? तो पहला है तूफानी मौसम का, दूसरा है स्वच्छ मौसम का, तीसरा ऑप्शन है वर्षा मौसम का और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तूफानी मौसम का। तो वायुदाब में अचानक आने वाली कमी किसका सूचक होती है? तो हमारे तूफानी मौसम का सूचक होती है। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का कौन सा एक भाग है जो कि हमारे रसायन मंडल का भाग है? तो पहला है हमारा आयन मंडल, दूसरा है समतल मंडल, तीसरा है हमारा शोभ मंडल और फोर्थ है हमारा ओजोन मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ओजोन मंडल। तो दोस्तों जो हमारा ओजोन मंडल है, ये किसका भाग है? तो ये रसायन मंडल का भाग है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, ओजोन मंडल। बिल्कुल राइट आंसर है हमारा। और पूरे प्रश्न जरूर अटेम्प्ट करें आप, लगभग हमारे 85 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए अगला देखते हैं हम, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों जो हमारा उच्च दाब क्षेत्र है, उससे भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं, जो हवाएं होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उनको व्यापारिक पवनें बोलते हैं, दूसरा है हमारा पछुआ पवनें, तीसरा ऑप्शन है समुद्री पवनें और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर दोस्तों उनको हम व्यापारिक पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें। तो जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलती है, उस वाली हवाओं को हम क्या बोलते हैं? तो उन हवाओं को बोला जाता है व्यापारिक पवनें। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन एक। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो जो हमारे हवाई जहाज होते हैं, एरोप्लेन, वो किस मंडल में उड़ते हैं? तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा शोभ मंडल में, दूसरा है हमारा समतल मंडल में, तीसरा है हमारा समताप मंडल में और फोर्थ है हमारा मध्य मंडल में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। तो जो हमारा हवाई जहाज उड़ते हैं दोस्तों, वो किस में उड़ते हैं? तो हमारे स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल में उड़ते हैं। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? तो जो हमारा वायुमंडल है, इसकी सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन, पहला है शोभ मंडल, दूसरा है समतल मंडल, तीसरा है हमारा आयन मंडल और फोर्थ है हमारा मध्य मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, शोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली जो हमारी परत है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं शोभ मंडल। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? दोस्तों जो हमारे चक्रवात आते हैं, वो उनकी जो आकृति होती है वो किस प्रकार की होती है? तो पहला ऑप्शन बोल रहा है गोलाकार होती है, दूसरा बोल रहा है त्रिभुजाकार, तीसरा ऑप्शन है हमारा अंडाकार और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंडाकार। तो जो चक्रवात होते हैं, उनकी आकृति किस प्रकार की होती है? तो उनकी आकृति अंडाकार प्रकार की होती है। आपने देखा होगा कुछ चक्रवात ऐसे चलते हैं हमारे, है ना दोस्तों। तो ये चक्रवात बना दिया मैंने आपके लिए, रफ चक्रवात। तो चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो हमारी अंडाकार प्रकार की होती है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न है चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। क्या बोल रहा है प्रश्न, जो चक्रवात होता है उसका शांत क्षेत्र क्या कहलाता है। मान लो दोस्तों कि चक्रवात है, चलिए थोड़ा सा आपको बना के बता देता हूँ। तो इसका शांत क्षेत्र कौन सा होगा, तो इसका शांत क्षेत्र होता है जहां से शुरू होता है, यानी कि जो ये इसका हिस्सा है ना, बिल्कुल मेन पॉइंट, ये इसका क्या है, शांत क्षेत्र है। तो चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम चक्षु, दूसरा है हमारा परिक्षेत्र, तीसरा है हमारा केंद्र और फोर्थ है हमारा गर्त। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चक्षु। तो दोस्तों जो चक्रवात का शांत क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, चक्षु, या इसको हम आम बोलचाल में क्या बोलते थे, चक्रवात की आंख। तो दोस्तों इसको हम चक्रवात की आंख भी बोल देते हैं, या चक्रवात का जो शांत क्षेत्र होता है उसको हम चक्षु भी बोल देते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट है। तो अगला प्रश्न है हमारा कि रेशेदार दिखाई देने वाले मेघों को क्या कहते हैं हम। तो पहला ऑप्शन देखते हैं कपासी मेघ, दूसरा है मध्यम मेघ, तीसरा है हमारा पक्षाभ मेघ और फोर्थ हमारा स्तरी मेघ। तो दोस्तों जो हमें रेशेदार दिखाई देते हैं, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ, उनको हम बोलते हैं ऑप्शन तीसरा पक्षाभ मेघ। तो याद रखें आप कि जो हमारे रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ हैं उनको हम बोलते हैं पक्षाभ मेघ। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, पक्षाभ मेघ। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, तो पहला है हमारा मौसिनराम में, दूसरा है चेरापूंजी में, तीसरा है हमारा अमेजन घाटी में और फोर्थ हमारा रियूनियम में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसिनराम में। कहाँ पर, तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है दोस्तों, तो मौसिनराम में होती है। और ये कहाँ पर पड़ती है जगह, तो ये हमारे भारत देश में पड़ती है, अपना प्यारा भारत में मौसिनराम पड़ती है। और राज्य पूछ ले तो हमारा मेघालय राज्य, कौन सा, मेघालय राज्य। तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, तो हमारा मौसिनराम है। इसके पहले चेरापूंजी हुआ करता था, लेकिन अब मौसिनराम में ज्यादा रिकॉर्ड होने लग गई वर्षा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौसिनराम। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सहारा, दूसरा है हमारा थार, तीसरा है अटाकामा और फोर्थ है हमारा पेटागोनिया। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन तीसरा अटाकामा। तो विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है दोस्तों, तो हमारा अटाकामा है, अटाकामा रेगिस्तान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। और दोस्तों ये प्रश्न इतनी परीक्षाओं में आ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता। 50 से अधिक परीक्षाओं में प्रश्न अभी तक पूछ लिया है अलग अलग बोर्ड्स ने। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो पहला है हमारा सुपीरियर झील, दूसरा है बेकाल झील, तीसरा है हमारा मिशिगन झील और फोर्थ है हमारा विक्टोरिया झील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सुपीरियर झील। तो दोस्तों जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जिसका नाम क्या है, सुपीरियर झील, तो ये हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी। और ये किस देश में पड़ती है, तो हमारी यूएसए में पड़ती है। कहाँ पर, यूएसए में। दोस्तों यूएसए का एक ग्रेट लेक्स एरिया है जहाँ पर लगभग 5 बड़ी झीलें निकलती है, तो वहीं पर मौजूद है हमारी ये सुपीरियर झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील। एक सुपीरियर साबुन भी आती है, तो उससे आप इसको याद रख लीजिएगा, सुपीरियर साबुन बराबर सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो क्या है प्रश्न कि किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। तो पहला है हमारा शोभ मंडल, दूसरा है समतल मंडल, तीसरा ऑप्शन है ओजोन मंडल और फोर्थ है हमारा शोभ मंडल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 शोभ मंडल। तो दोस्तों जो हमारी शोभ मंडल परत है इसको मौसमी परिवर्तन की हम छत कहते हैं। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, यानी दोस्तों काफी गहरी है। तो पहला है हमारा मिशिगन झील, दूसरा है बेकाल झील, तीसरा हमारा टिटिकाका झील और फोर्थ है हमारा विक्टोरिया झील। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बेकाल झील। तो दोस्तों विश्व की सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो हमारी बेकाल झील है, यानी दोस्तों बहुत ज्यादा गहरी झील है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बेकाल। सेकंड लास्ट प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है हमारा, यानी सबसे ऊंचा वाटरफॉल कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा एंजिल वाटरफॉल, दूसरा है नियाग्रा वाटरफॉल, तीसरा है हमारा बोयोमा वाटरफॉल और फोर्थ है हमारा नियाग्रा। अच्छा 2 बार आ गया नियाग्रा। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 एंजिल। तो दोस्तों जो हमारा एंजिल वाटरफॉल है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अच्छा ये किस देश में पड़ता है, कमेंट में बताइए आप। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो हमारा एंजिल हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लास्ट क्वेश्चन है हमारा नियाग्रा प्रताप, या ये नियाग्रा क्या है दोस्तों, नियाग्रा वाटरफॉल है, या प्रताप गलत टाइप हो गया है। तो जो हमारा नियाग्रा वाटरफॉल है यानी कि नियाग्रा जलप्रपात ये किस देश में, तो पहला देखते हैं हम ऑप्शन यूके में है, दूसरा हमारा चीन में, तीसरा हमारा यूएसए यानी कि अमेरिका में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा रूस। तो करेक्ट आंसर है इसका यूएसए में। जो हमारा नियाग्रा वाटरफॉल है ये किस देश में पड़ता है, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए में पड़ता है। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो है हमारे जो बाइडन। तो
नियाग्रा प्रताप, नियाग्रा वाटरफॉल का करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसए, बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन तीसरा हमारा सही जवाब है। और दोस्तों आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। आशा करता हूँ कि आपने सारे प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और वीडियो को पूरा देखा होगा। चैनल पर नए हों और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। तब तक के हमारे लिए आप अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू, जय हिंद।